जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे होंगे कि वाई डू आई वोट, आखिर मैं वोट क्यों डालूं या आप वोट क्यों ही डालें, और डालें तो किसको डालें और किन बेसिस पे वोट दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनाब, अभी तक मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो वोट करते हैं वो वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, अर्थात हम जो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं हमारे देश के, वो धर्म या जाति के बेसिस पे वोट करते हैं, क्योंकि हमको इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता, हमको एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, हमको मेडिकल सिस्टम के बारे में नहीं पता, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में नहीं पता, हमारी स्पेस एजेंसीज कहाँ स्टैंड करती हैं दुनिया में, इस बारे में हमको कुछ नहीं पता। तो वोटिंग कॉन्सेप्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता है, हम सबको राइट टू वोट है। लेकिन अगर आप 18 साल के हैं तभी आप वोट कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप, पहली बात आपका 18 पे होना जरूरी है, 18 साल का होना जरूरी है। दूसरी बात, आप भारत देश के एक नागरिक होने चाहिए। अगर मैं बात करूं वोट की, तो सेपरेट इलेक्टोरेट एक कॉन्सेप्ट आया था आज़ादी के पहले, जब महात्मा गांधी जी ने जो है सिख, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। लेकिन इस बात को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, जो कि दलितों के लिए मांग की गई, पिछड़े वर्गों के लिए मांग की गई। लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब पिछड़े वर्ग और दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए मना कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट इन पिछड़े वर्गों को दे देंगे तो वहाँ पे हिंदू वर्ग जो है बिछड़ जाएगा। उन्होंने इसको नहीं दिया, वो अपने जिद पर अड़े रहे, और इसके बाद जन्मा हमारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, और इसी प्रकार जो है वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट आ रहा था, जब हमको पूरा अधिकार मिल रहा था कि हमें वोट, फ्रीडम ऑफ वोट थी कि हम किसी भी नेता को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को वोट दे करके अपना लीडर चुन सकते हैं अपने काम के लिए। दोस्तों, क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री, जो सीएम का चुनाव होता है, वो विधानसभा सीटों पर लड़ा जाता है। हर एक किसी भी राज्य में कई सारी विधानसभा सीटें होती हैं जो कि फिक्स अमाउंट में होती हैं, और हर एक विधानसभा सीटों पर जो है कुछ अपने कैंडिडेट्स उतारती हैं अलग अलग पार्टी। जो 50% से ज़्यादा वोट पा जाते हैं, उन्हीं को जो है, उनके जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, वो अपने एक मुख्यमंत्री को, अपने एक सीएम को इलेक्ट करते हैं एक स्टेट के सीएम के तौर पे। तो इस तरह जो है हमारा वोटिंग प्रोसेस होता है। और आपको पता ही होगा, हमारा वोटिंग प्रोसेस ईवीएम यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। तो हम आखिर वोट दें तो रिलीजन और कास्ट के बेसिस के अलावा और किन किन बेसिस पे वोट डालें। तो सबसे पहले हमें अपने देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा, और ये जानना ज़रूरी होगा कि कौन सी सरकारें, किन सरकारों ने कैसे कैसे काम किए हैं। इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आप किस पार्टी को वोट दें, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि आप किन बेसिस पे वोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जीडीपी की बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब जो भी लोग अपना एक पार्टिसिपेट करते हैं, एक मतलब छोटा छोटा योगदान देते हैं, उससे हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले जीडीपी की अगर बात करें तो कुछ 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश की जीडीपी 13.7% की ग्रोथ पाई गई है। जीडीपी में हमारे देश की जो जीडीपी रही वो 13.7% की ग्रोथ 2021 में पाई गई है। वहीं अलग अलग सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा जीडीपी आती है, जैसे कि मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बता रखा है कि हमारे जो देश की जीडीपी है वो कुछ 9.7% का ग्रोथ पाती है फ्रॉम हमारे टूरिज़्म सेक्टर से, कि टूरिज़्म सेक्टर से काफ़ी अच्छी हमारी ग्रोथ होती है। हमारी ग्रोथ 9.2 to 9.7% तक रही है जीडीपी की, सिर्फ टूरिज़्म के सेक्टर से। वहीं अगर हम बात करें अब हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर मार्केट में हमारा जो 2021 का पूरा खर्चा रहा, जो बजट रहा, वो $8.6 ट्रिलियन तक जा पहुंचा। वहीं जो इसकी टोटल जीडीपी में जो इसका योगदान रहा हेल्थ केयर का, वो 1.2% तक रहा। अर्थात क्या है इसका,
मतलब जो हमारा हेल्थ केयर। दोस्तों हेल्थ केयर जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी देश की हेल्थ केयर। हमारे देश में कई सारे मेडिकल कॉलेजेस होंगे, हमारे हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, क्लिनिक्स होंगे। तो इन सब का जो टोटल रहा है वो जीडीपी में 1.2% की ग्रोथ देता है हेल्थ केयर सेक्टर से, ठीक है। और हमारे देश में कुछ 6,97,000 और 300 फॉरेनर्स जो दूसरे देश के रहने वाले लोग हैं, वो कुछ 6,97,000 और 300 लोगों ने इतने फॉरेनर्स ने जो है 2020 में हमारे देश आए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और अगर हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ 349.1 बिलियन डॉलर्स तक रहा है। मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट है, ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। फिर अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो हमारे देश ने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर दी और इस पे 76 अलग अलग देशों ने इस वैक्सीन पर इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, इस वैक्सीन को हम अपने देश में लेंगे और अपने लोगों को देंगे। तो हमारे देश ने ये एक बहुत अच्छा काम किया। हमने खुद से वैक्सीन डेवलप की और 76 अलग अलग देशों में उसको जो है उसके डोजेस को भेज दिया। और अगर हम बात करें अब स्पेस रिसर्च में, तो हमारे देश में बहुत अच्छे योगदान, हमारा देश बहुत अच्छे योगदान दे रहा है। कैसे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत 1969 में विक्रम साराभाई ने किया था। पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था हमारा पाइन ट्री के मदद से। मतलब कि हमने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया उसके लिए हमारे पास कोई लॉन्च पैड नहीं था। हमने पहला अपना जो रॉकेट लॉन्च किया वो पाइन ट्री के मदद से लॉन्च कर दिया। फिर हमने एक के बाद एक सफलताएं पाई, धीरे धीरे करके हमने पहली अपनी आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च की। हमने सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी के मदद के साथ, उनके लॉन्च व्हीकल के साथ जो है, रॉकेट के साथ हमने जो है उड़ान भरी और अपने राकेश शर्मा जो पहले हमारे अंतरिक्ष यात्री रहे उनको स्पेस में भेजा। फिर हमने और भी पहले ही चांस में हमने, पहले ही प्रयास में हमने जो है चांद पर कदम रखा, हमने मंगल ग्रह पे कदम रखा। और 2009 में हमने पानी की खोज कर दी चांद पे, जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया था। और हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके जो है इतिहास ही बदल डाला। और अभी हमने रिसेंट में EOS-04 नाम की एक मिशन को लॉन्च किया, जिसमें 3 सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च किया, जिसमें से 2 सैटेलाइट्स विदेश की थी, फॉरेनर्स थी, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स रहीं। मतलब हम स्पेस में भी एक पावर बन के उभर रहे हैं। इस साल 2022 में इसरो ने 19 प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की कोशिश में है, जिसमें से पहला प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जो हम सक्सेसफुल पहुंच चुके हैं। और अभी 18 बचे हुए हैं, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम से पहला गगनयान, जिसमें हम अपने कुछ 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहे होंगे। साथ में व्योम मित्र नाम का एक रोबोट जो कि भारत में ही डेवलप हुआ, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि इंसानों के जैसे सोचने समझने और बोलने की क्षमता रखता है, वो भी जा रहा होगा स्पेस में गगनयान मिशन के तहत। और हम अपना अगले प्रोग्राम के तहत अपना स्पेस स्टेशन बना रहे होंगे। हम शुक्र ग्रह को यानी वीनस ग्रह को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और फिर हम सूरज पे अपनी जो है एक सैटेलाइट भेजेंगे, या यूं कहे उसको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ प्रोग्राम होगा। तो कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसरो ने बना रखे हैं, जो कि इस साल लॉन्च होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो जनाब आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें कई सारे फार्मर्स ने अपनी जानें गंवाई। जो 2020 रहा है, जो हमारे फार्मर्स ने 5098 फार्मर्स ने जो है अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। जो फिर बाद में अगर हम बात करें तो 4324 फार्मर्स ने अपनी जानें गंवाई 2021 में। और यही नहीं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड्स कर रहे हैं, यानी कि 12,526 स्टूडेंट्स ने फांसी लगा ली या सुसाइड कर लिया। और 2020 में
जिसका रेट 8.2% तक रहा। मतलब जो टोटल डेथ्स हो रही हैं हमारी कंट्री में, उसमें से एक 8.2% स्टूडेंट्स ने जो है सुसाइड कमिट किया और अपनी जान गंवा दी। और जो फार्मर्स का सुसाइड रेट रहा है वो रहा है 7.2। यानी यहाँ पर हम बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं इन डेली वेजेस वर्कर्स के साथ। जनाब, क्या आप अब वोट करेंगे किसी रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे? तो आपको इन सारे बेसिस पे वोट देना होगा कि आपके देश की जीडीपी क्या है, आपके यहाँ का बजट क्या है, आपके यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, आपका जो है आपके यहाँ पे कितने फॉरेनर्स आ रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर से कैसा पैसा आ रहा है, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा कॉलेज स्कूल का एजुकेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, हम कई सारे ट्रायल्स कर रहे हैं, आज हम नई तकनीक डेवलप कर रहे हैं, अच्छे खासे पेटेंट फाइल करा रहे हैं, सालों में कुछ हज़ारों की संख्या में नए पेटेंट फाइल करा रहे हैं। पेटेंट फाइल के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।